चलो दोस्तों, और सब बढ़िया है, एकदम मौज। हाँ, एकदम बढ़िया। चलिए, हो गया, ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। जय हिंद, गुड आफ्टरनून ऑनलाइन भी सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज और हो सके तो कल की आधी क्लास सिर्फ हमने जो इन्फ्लेशन में पढ़ा है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे, आपने पहले ही कर रखे हैं। अब आप लोग मुझे जवाब देते जाएंगे और अपन उसको डिस्कस करेंगे, सही है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऋण नियंत्रण का आवाज, थोड़ी आवाज बढ़ाई जाए प्लीज। हेलो, थोड़ी और बढ़ाओ, थोड़ी और, अभी आ जाएगी, थोड़ी और बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ी और, थोड़ी और। हेलो, बस, थैंक यू, सही है। अब चलिए, पैसा वसूल। दोस्तों देखिए, ऋण नियंत्रण का गुणात्मक तरीका है, देखो देखो होगा, देखो वो तो नहीं रखे, वो देखो पीछे नीचे देखो, वो क्या है, वो गद्दी के नीचे क्या है। चलो ठीक है, कौन सा, कहाँ थे जब मिल रहा था, जब नोट्स बट रहे थे तो कहाँ थे उस दिन? हैं, घर पे छोड़ दिया और दोबारा ले रहे? बैठ जाओ चुपचाप, माँ देख रहे लपसी बट रही हो जैसे, हैं। वाह मेरे लाल, बिहार के लाला, राइट। देखो दोस्तों, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का? तो मुझे याद करके बताइए, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, गुणात्मक उपकरण में क्या क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, साखों की रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, याद आया क्या? उपभोक्ता साख विनियमन, मोरल प्रेशर और नैतिक तनाव, और डायरेक्ट एक्शन। क्या रट गया क्या? आइए देखिए, उपभोक्ता ऋण विनियमन है ये वाला। दूसरा, छूट दर नीति, ये नहीं है। तीसरा, ऋणों की राशनिंग है ये वाला। परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात नहीं है। तो पहला और तीसरा बी। इसकी कोई आंसर की नहीं मिलेगी, ये आंसर की आपको खुद अपने आप करनी है। कम ऑन, यस और नॉट, क्योंकि अपन डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। डोंट वेट फॉर द आंसर की। चलिए, और इस सैटरडे बोले तो परसों, आज क्या है, वेंसडे, आज बोले तो थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे को आपका 100 क्वेश्चन का इन्फ्लेशन का क्या है, टेस्ट। बोलो क्लियर है? आर यू गाइस रेडी? चलिए, और उसकी एक प्रैक्टिस ये चल रही है, सही है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, इसको जल्दी पढ़िए बढ़िया से।
तुम्हारे पास नहीं, तुम भी छोड़ा है, तुम्हें मिला ही नहीं? क्या कर रहे थे उस दिन? हैं? चलो चलिए बताइए, ऑनलाइन क्या लगता है आप लोगों को, क्या होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? हैं? पहले आप लोग बताएंगे, बाद में मैं बताऊंगा। सी लगता है क्या? हैं? क्या लगता है? बी? कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। डी भी किसी को लग रहा क्या? मुझे नहीं पता क्या है, मुझे आता होता तो मैं क्या बताइए। ए किस किस को लग रहा है, बी किस किस को लग रहा है, और सी, और बाकियों को कुछ नहीं लग रहा क्या? इनमें से एक ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर से एक बार, ए किस किस को लग रहा है, और बी और सी। देखो अभी भी कुछ ने हाथ नहीं उठाया। देख रहे? चलिए आइए देखिए, बस सिकुड़ती मुद्रास्फीति, श्रिंकफ्लेशन, याद आया क्या होता है? क्या होता है? एग्जाम्पल बताओ। पार्ले जी, पार्ले। फिर आवाज कम कर दी क्या आपने? थोड़ी और बढ़ा दो। पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी। हेलो माय टेस्टिंग, ठीक है। पार्ले जी। और नहीं बढ़ रही क्या आपसे? पूरी हो गई क्या? और बढ़ा दो। पार्ले जी, बस पार्ले जी। अभी सही है ना? चलिए क्यों ज्यादा मेहनत करें गले को। पार्ले जी, सिकुड़ती मुद्रास्फीति याद है? पहले इतना बड़ा पार्ले जी मिलता था, इतना चौड़ा, इतना बड़ा मिलता था ऐसा। अब पार्ले जी क्या इतू सा मिलता है उसी रुपए में। तो ये भी तो इन्फ्लेशन ही है, नहीं है इन्फ्लेशन? कि अगर आपको मान लो पहले भी 5 रुपए का, आज भी 5 रुपए का, लेकिन अब क्वांटिटी कम मिल रही है, तो क्या मुद्रास्फीति के लक्षण है या नहीं? सिकुड़ती मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था का आकार मौजूदा कम कीमतों के कारण मौद्रिक संदर्भ में नीचे चला जाता है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत? अजीत जी पानी वानी मिलेगा कि है कि मैं ही मंगवा लूं कॉल करके? तो दोस्तों थोड़ी आवाज कम कर दो। तो अब ये बताइए मुझे, ये बताइए ये स्टेटमेंट सही है गलत? थोड़ी बढ़ा दो, थोड़ी बढ़ाओ। ये स्टेटमेंट सही है गलत? सही है गलत है? सही है। देखिए आप लोगों को लगा, मैं आपका सही वालों के पहले बात बता दूं, आपको लग रहा है कि लिखा अर्थव्यवस्था का आकार मौजूदा कम कीमतों के कारण मौद्रिक संदर्भ से नीचे चला जाता है। यहां पर लिखा है द स्विंग व्हेन एन इकोनॉमी गोज डाउन बाय द साइज इन मॉनेटरी टर्म्स टू प्रिवेलिंग लो प्राइस। यही लग रहा है आपको? लग रहा है इकोनॉमी गो डाउन बाय साइज, या मैंने कहा साइज, लेकिन मैं क्या इकोनॉमी के साइज की बात कर रहा हूं क्या? भाई इकोनॉमी का साइज बताता है जीडीपी। जब भी बात आ जाए कि इकोनॉमी का साइज, अर्थव्यवस्था का आकार, तो वो क्या बताएगा? जीडीपी। क्या बताएगा? जीडीपी। लेकिन यहां पर तो क्या जीडीपी से संबंधी है क्या ये? तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। मैं चाहता हूं सबको ये पता चलना चाहिए गलत क्यों है, चाहे 5 मिनट लगें चाहे 50 मिनट लगें। क्या बात समझ पाए? फिर से देखो क्या लिखा, पढ़ो अच्छी तरह। सिकुड़ती मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था का आकार किससे देखते हैं? जीडीपी से। मौजूदा कम कीमतों के कारण मौद्रिक संदर्भ में नीचे चला जाता है। तो ये तो फालतू की बात है कुछ भी। कौन सही है कि नहीं? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इनपुट सामग्री की लागत। पहले इसको समझो है क्या।
मुझे बनाना है ये टीवी। इसमें मैं जो रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज कर रहा हूं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। मुझे लग रहा आप समझ गए। इसको बोलते हैं आगतें और इसको बोलते हैं निर्गतें। आगतें और निर्गतें, बताओ समझ पाए या नहीं समझ पाए? आगतें और निर्गतें, जैसे इनपुट और फिर मिलता है आउटपुट। जैसे मैंने रॉ मटेरियल यूज किया, वो क्या होगा? जो मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ ये टीवी, क्या होगी? आउटपुट। सही है। तो जरा फिर से क्वेश्चन देखो। इनपुट सामग्री की लागत में वृद्धि और तीव्र प्रतिस्पर्धा, मतलब ज्यादा कंपटीशन के कारण और कीमत बढ़ने के कारण इनपुट की के परिणाम स्वरूप सिकुड़न मुद्रास्फीति होती है। बताइए क्या सही है गलत? क्या श्रिंकफ्लेशन कब होगा? भाई साहब, इतना बड़ा बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो 2 रुपए का लगता था, 2 से 2.5 रुपए या 3 रुपए। अब क्या हो गया, वो मिल रहा है तो वो 5 रुपए का मैं बेच देता था। अब भाई साहब इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए बिस्किट मुझे रॉ मटेरियल ही लग रहा है 5-6 रुपए का। तो मैंने इनपुट लागत, लोग बैठे यहाँ, इनपुट लागत में वृद्धि। जब इनपुट लागत में वृद्धि हो गई और साथ में कंपटीशन भी है, पॉइंट समझो अच्छे से। एक साइड तो इनपुट लागत बढ़ गई और दूसरी साइड कंपटीशन है। अगर मैं अपने बिस्किट का प्राइस 5 से 7 कर दूं तो दूसरी कंपनियां 5 रुपए में बिस्किट बेचेंगी, तो क्या मैं कंपटीशन से लड़ पाऊंगा? तो मैं अपना प्राइस तो नहीं बढ़ा सकता हूं, बोलो जी यस। बट मैं क्या कर सकता हूं, मैं साइज कम कर देता हूं। तो अब देखो फिर से, इनपुट लागत में वृद्धि है और साथ में क्या है, प्रतिस्पर्धा है। तो ऐसे में क्या ये सिकुड़न मुद्रास्फीति होगी या नहीं? होगी या नहीं? दैट इज कॉल्ड, पहला स्टेटमेंट इनमें से निकालना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो कैसे सवाल पढ़ते हैं, पहले समझ लो। सवाल ऐसे पढ़ते हैं, देखना कि पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर अपना सवाल सोचेंगे। राइट। अब दूसरा देखो, एक और स्ट्रेटजी इसके आंसर की करने की। मान लो कोई बच्चा, ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इस बार यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदला। कैसे बदला आई बताएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, समझना, एक स्टाइल और एक ट्रिक, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड समझना। किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है यार 2 वाला होगा या नहीं, लेकिन आप ये तो श्योर हो कि पहला वाला तो है ही नहीं। मतलब आप 100% श्योर हो। ऐसा हो सकता है पेपर में कि यार दूसरा है या नहीं, लेकिन पहला वाला तो आप श्योर हो कि गलत ही है, मतलब है ही नहीं। राइट। तो आप देखो पहला तो है ही नहीं, तो गलत, कौन सा गलत है? इसका मतलब पहला क्या है, और ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 भी लिखा है और 2 भी लिखा है, इसका मतलब पहला वाला तो गलत है ही। टिक कर दो इसको, आंसर आ गया। नहीं समझ पाए? थोड़ी देर बाद और प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या आंसर इसका क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़ लिया? चलिए देखिए क्या लिखा। पहले वहां पढ़ना है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर हमें कौन सा कथन निकालना है? गलत कथन निकालना है। सही है। आइए, अर्थव्यवस्था में बढ़ती महंगाई से कर्जदाताओं को फायदा होता है। जो लोग लोन देते हैं क्या उन्हें इन्फ्लेशन में फायदा होता है? फिर किन्हें होता है? Those who borrowed money will get benefited during inflation.
एंड दोज हु लेंड्स मनी विल सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्या याद आया? जो लोग ऋण लेते हैं उनकी मौज होती है, जो ऋण देते हैं उन्हें नुकसान होता है। राइट, तो जल्दी बताइए, इस कर्जदाताओं को हम क्या कहते हैं, देनदार या लेनदार? हाँ, देनदार या लेनदार? ये बताना, ये वाला पक्का? देखो वो कह रही ना, तुम नहीं, वो वहां बैठी खंबे के पास। क्या कहते हैं इसे? लेनदार। पेपर में भी यही करोगी, देखो छुपा लिया इसने मुंह अपना। क्या कहते, देनदार या लेनदार? लेनदार, पैसा लेना है। राइट, तो क्या इन्हें फायदा होगा क्या? गलत है। मतलब पहला और पहला इसको आप काट दो, ये लो, देख लो तरीका देखो। इसका मतलब पहला तो गलत है ही, पहला तो गलत है ही, गोली मारो, ये तो कभी होगा ही नहीं। चलो जी हटाओ, आ जाओ दूसरा। आर, अच्छा रीट्स, ऐसे लिखते हैं हम इनको, रीट्स। राइट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो जमीनों वगैरह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका। रीट जैसे रियल एस्टेट निवेश मुद्रास्फीति के खिलाफ मदद कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सच एज रीट्स कैन हेल्प अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बताइए, क्या बात समझ में? इस सेंटेंस ही समझ में नहीं आया होगा आधों को। बताइए क्या कह रहा है ये सेंटेंस, कौन बताएगा क्या कहना चाह रहा है? बताओ। जब मुद्रास्फीति होगी, बाजार में सरकार ज्यादा निवेश करेगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो रहा, बैठ जाओ तुम। हाँ, जमीन के खरीद और बिक्री की बात चल रही है यहां पर। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, क्या कह रहा है ये बताओ। रियल एस्टेट निवेश मुद्रास्फीति के खिलाफ मदद कर सकते हैं। सिंपल बात ये कह रहा है कि अगर आपने मुद्रास्फीति में कोई जमीन खरीदी, यही, अगर आपने मुद्रास्फीति के समय क्या खरीदी, कोई जमीन, तो आपको फायदा होगा या नुकसान? ये कह रहा है ये। बताइए, फायदा होगा या नुकसान? फायदा या नुकसान है? देखो, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो मैं बिल्कुल छोटे भाई बहनों की तरह समझाऊं। मान लो किसी ने परसों से मुझे सुनना शुरू किया, या 2-3 दिन पहले से किया, या किसी ने कल से किया, या जो आज सुन रहा हो पहली बार। कितने लोग हैं आज? आज कितने लोग हैं? आज कितने लोग हैं? तुम लोगों को रत्ती भर कुछ समझ नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे? फिर से हाथ ऊपर करना, यहां से तो ये हो गई, यहां से ये हो गई, बिल्कुल मत समझना, आपके लिए नहीं है। आप बैग उठा के जा भी सकती हैं। और बताइए कौन कौन? 1 2, आपके लिए नहीं है आज की क्लास। आप लोग ठीक है, ठीक है। पीछे बॉयज में यहां से, ओए काला लड़का राइट, हाँ भाई। और कौन? सर आपके लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। और बेटा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी शकल से तो नहीं लग रहा तू पहली बार देख रहा मुझे, सच में झूठ बोल रहा ना? हाँ देख रहा है बेटा, ये भी शकल देख के बता सकते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा, और तो और होगा कि नहीं होगा। कम ऑन, यस और नॉट? लेकिन बताएंगे नहीं, डीमोटिवेट हो जाएंगे बहुत सारे। चलिए सुनिए ध्यान से, क्योंकि इस चैप्टर पे कम से कम हमने 12 क्लासेस ली हैं, कम से कम 12 से 13। अगर मुझे है क्या, नहीं नहीं, वो तो इंट्रोडक्शन भी है ना 3-4 क्लास का। तो 12 से 13 क्लासेस लगभग इस टॉपिक पे हमने ली हैं। अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सोचो, आपने इतना पढ़ा नहीं तो आप कैसे जवाब दे पाओगे? तो हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो सिर्फ अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आएगा ही नहीं वैसे तो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ा है। तो इससे प्लीज ये ना सोचें कि केजीएस में जो ईगो पढ़ाता है वो पता नहीं कैसा पढ़ाता है, कुछ समझ नहीं आया 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास में। बोलो यस, क्योंकि हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, जो पढ़ा चुके हैं उसे
प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसका टेस्ट पेपर सैटरडे को फ्राइडे को मिल गया था, आज इसकी बारी आई है इसके डिस्कशन की। कम ऑन, यस। क्या ये बताओ, जिन अगर मैंने अपना पैसा जमीन पर, मैंने 2 करोड़ की जमीन खरीदी, कितने की खरीदी? मैंने 2 करोड़ की जमीन खरीदी, तो मुद्रास्फीति के खिलाफ कर सकता है निवेश, मुद्रास्फीति के खिलाफ मदद कर सकता है। तो बताइए, इन्फ्लेशन के समय मेरी जमीन, वैसे सरल भाषा में जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई के समय मेरी जमीन की वैल्यू कम होगी या ज्यादा? कम होगी या ज्यादा? तो क्या अगर अपन जमीन पर निवेश करें तो क्या मुद्रास्फीति के खिलाफ मदद करेगा या नहीं करेगा? वो करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है। बोलो, समझ गए? इसकी भड़बड़ाहट में मत रहो, आंसर क्या है टिक कर देंगे। ये समझो कि आंसर क्यों है और बाकी के क्यों नहीं है। कम ऑन, यस और नॉट। नेक्स्ट, बहुत कम मुद्रास्फीति। पहले बताइए, बहुत कम मुद्रास्फीति में क्या क्या आएगा? कौन सा टाइप? एनडीपी? हाँ, कौन कौन सा आएगा? अब स्फीति मांग कान में खींच के, कौन कौन सा आएगा? क्रीपिंग, रेंगती हुई, याद आया क्या? एवं क्या? वॉकिंग, चलती हुई मुद्रास्फीति। क्या दौड़ती भी आएगा क्या? अरे पढ़ ले ध्यान से, लिखा है बहुत कम मुद्रास्फीति। तो बहुत कम में क्या क्या आएगा? या तो क्रीपिंग या वॉकिंग। इसके बाद क्या होता है? रनिंग। फिर क्या होता है? गैलोपिंग, द्रुत या कूदती हुई। फिर क्या आता है? हाइपर इन्फ्लेशन। याद आया क्या? बहुत कम मुद्रास्फीति से देश की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। बताइए, कह रहा है वेरी लो इन्फ्लेशन कैन लीड टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। बताइए, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो, वेरी लो इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है। बताइए, क्या बताइए, सही स्टेटमेंट है या गलत? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोलो यस है। अच्छा बताओ, इन्फ्लेशन का अच्छा रेंज क्या है? यही बोल रहे क्या आप? कौन तय करता है? कौन तय करता है? किससे सलाह लेकर? किससे सलाह लेकर? क्या तुम लोग क्लास ज्वाइन करने से पहले ये सब जानते थे? तो ऑल क्रेडिट गोज टू मी। कौन? यस और नॉट? तो अरे बोलो यस। अभी तो देखो, इतने तगड़े तगड़े सवाल तुम बीपीएससी की क्लास में कर रहे, जो और बच्चे यूपीएससी की क्लास में भी नहीं कर पाते। नहीं है विश्वास तो तुमने किसी को दिया होगा ये क्वेश्चन पेपर। किसी के साथ ऐसी घटना दुर्घटना हुई कि किसी ने दिया और वो उससे नहीं हिले? वही क्या है? ये झूठ बोल रहे यार। तुम बताओ, बोल रहा है इतना हार्ड क्वेश्चन कहां से लाए? तुम्हारा अच्छा, हाँ नहीं बना। हाँ है, क्वेश्चन देखकर सो गया है। तो दोस्तों, अभी आप लोग खेल रहे हैं इन क्वेश्चंस के साथ। अगर ध्यान सुनो, इन्फ्लेशन 2 से 6% तक अच्छा है। हो गया होगा, बन गया होगा, ऐसी बात भी नहीं है कोई है। अरे हम कुछ और बात कर रहा है, अभी रुको। 2 से 6% तक इन्फ्लेशन अच्छा है। अगर बहुत कम इन्फ्लेशन होता है, पढ़ो, बहुत कम मुद्रास्फीति, तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी है? आप एक कॉन्सेप्ट याद करो, जब देश में, एक कॉन्सेप्ट याद करो, जब देश में मनी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा, तो ऐसा होगा क्या? क्या लिखा है ये? मांग क्या होगी और आपूर्ति क्या हो जाएगी? मांग ज्यादा, आपूर्ति क्या? कम। तो ऐसे में भाई साहब, प्रोड्यूसर्स के पास जो स्टॉक हैं वो क्या हो जाएंगे?
जो प्रोड्यूसर के स्टॉक हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रोड्यूसर के जब स्टॉक क्या होंगे, कम होंगे, तो वो अपना उत्पादन क्या करेगा, ज्यादा। सही है क्या? यही मुद्रास्फीति है। इसी की वजह से मुद्रास्फीति होती है या नहीं होती? इसका मतलब है कि जब उत्पादन ज्यादा होगा तो देश की जीडीपी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब यहां देखो, बहुत कम मुद्रास्फीति देश की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। सही स्टेटमेंट है, बोलो जी यस ना। तो अगर हमें क्या निकालना था, तो इसमें गलत क्या है, ए, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। सही है। मैं चाहूं 1 मिनट में आंसर दे दूं, उससे फायदा नहीं है, 2 मिनट बाद भूल जाओगे। नहीं समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, कोई सरसर नहीं, पढ़ो। क्या अलग अलग होगा? यस, अलग अलग। क्या बताना है हमें, कैसा स्टेटमेंट? सही स्टेटमेंट बताना है, सही। आइए पहला, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में लगातार मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। सही स्टेटमेंट है क्या? सही है क्या? सही है क्या? अरे भैया, एक ही साल में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन ऐसे ऐसे होता रहता है, राइट। और दोस्तों, मैंने आपको कितने % जुलाई का मुद्रास्फीति बताया था? कितना बताया था? 7.44। अभी ये मुद्रास्फीति अगस्त की आ चुकी है और कम आई है। कितनी कम आई है, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूं। बोलो, दिखाएं क्या? अजीत जी कुछ भेज रहे हैं हम आपको। कल आपने नंबर सेव किया था क्या इसमें? नहीं किया था? फिर किसको भेज दें? लो, एक मिनट रुको, ये वाला चाहिए, ये अपने आप देख लो जैसे डालना। चलो दोस्तों, तो अगर हम बात करें, सेव कर दो फिर मैं भेज दूंगा, सेव कर दो दोस्तों। चलिए, पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ी है, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्योंकि मुद्रास्फीति की दर तो ऐसे होती रहती ना, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा। अगर बढ़ी है इसका मतलब ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा ऐसा कि पहले ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है। बोलो यस और नॉट। लेकिन वो तो बढ़ती घटती है, तो ऐसा नहीं कह सकते, स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट निकालना है हमें? सही। आइए देखिए, एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी से अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। A severe and prolonged recession lead to depression in the economy। मतलब अगर मंदी क्या यहाँ पे लिख सकते हो, अति मंदी। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, अति मंदी आ जाती है। बात सही है आपकी। याद करो, आपको क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था? अगर लगातार 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 लगातार, समझ में आ गया? पक्का? ओके। थर्ड, घाटे का वित्त व्यवस्था। क्या मैंने डेफिसिट फाइनेंसिंग कुछ पढ़ाया था आपको? क्या होता है डेफिसिट, घाटे की वित्त व्यवस्था? क्या होता है? ऐसे एक रिदम में बोलो, क्या होता है? नहीं, इसमें सरकार करती क्या है? अच्छा, पहले आप लोग कहते जब व्यय ज्यादा हो जाए, राजस्व कम, तो उसे कहते हैं डेफिसिट, घाटा। तो घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या करती है? पॉइंट नंबर 1, आरबीआई से नई मुद्राएं जारी कराती है। याद आया? पॉइंट नंबर 2 है ऋण लेती है। बोलो यस। अगर मैं एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, फिर से बोलता हूं, एक्सेसिव डेफिसिट फाइनेंसिंग में लीड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अत्यधिक घाटे का वित्त पोषण या वित्त व्यवस्था देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है। क्या? बोलो यस और नॉट। याद आ गया? देखो दोस्तों, आपको मैंने अपने कॉलेज के दिनों की कोई घटना सुनाई थी? सरोजनी नगर मिरांडा कॉलेज एंड ऑल, याद आया क्या? दोस्तों,
भाई ये घाटे का वित्त पोषण वाला सिस्टम, बोलो सही है। इसका मतलब है दोस्तों, यहां देखो, यहां देखो, जैसे फिर से समझना है वो देख लो। अगर मान लो आरबीआई सरकार के व्यय एक्सपेंडिचर्स ज्यादा और राजस्व मतलब आय मतलब रेवेन्यूज क्या हो गए, कम। व्यय ज्यादा और रेवेन्यूज कम, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं क्या, सरकार को क्या हो गया, घाटा, डेफिसिट। बोलो हाँ या ना। अब दोस्तों डेफिसिट को करना है हमें क्या, इसका करना है वित्त पोषण। क्या करना है, वित्त पोषण, डेफिसिट फाइनेंसिंग, वित्त पोषण या वित्त व्यवस्था। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी आरबीआई, तो घाटे का वित्त पोषण कौन करता है, अगर बात करें तो कौन करता है, आरबीआई। क्या नहीं करता तो सरकार ही है दोस्तों, तो कौन करता है, सरकार। अब सरकार क्या करेगी, पॉइंट नंबर 1, आरबीआई से न्यू नोट्स, नए नोट ले लेगी, बोलो यस। पॉइंट नंबर 2, और क्या करेगी, ऋण ले लेगी। जरा ध्यान समझना, यदि सरकार, ओए यहाँ बातें क्यों हो रही, यदि सरकार आरबीआई से बहुत सारे नए नोट ले ले, बहुत सारा पैसा उधार ले ले, फिर इसका क्या अचार डालेगी क्या सरकार, फिर सरकार इस पैसे को क्या करेगी, इस पैसे को उठाएगी देश में, क्योंकि घाटा है ना ये, देखो इस घाटे को पूरा करेगी सरकार। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, अरे बोलो ऐसे। तो जब खर्चा ज्यादा है, इस खर्चे को मेंटेन करना है, राजस्व कम है, तो सरकार ने इस खर्चे को पूरा करने के लिए नए नोट ले लिए और ऋण ले लिया। अब फिर यही पैसा उठाकर देश में क्या करेगी, लगाएगी। जब ये पैसा उठाकर देश में लगाएगी तो क्या होगा, देश में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा तो देश में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा। क्या बात समझे। तो अत्यधिक वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, फिर से स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति प्रकृति होती है। बताओ स्टेटमेंट सही है गलत है, स्टेटमेंट सही है। तो हमें क्या निकालना था, सही स्टेटमेंट, आंसर इज दिस। इतनी मेहनत लगी इस क्वेश्चन में, बताइए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा दिखा आपको या नहीं, पक्का। अब आप ये सब बनाने लगे ना अगर, तो बाकी बीपीएससी के एग्जाम में हलवा जैसा फील करोगे। हलवा उंगली से चाट लो, नहीं तो ऐसे कटोरा उठा के पी जाओ। कौन सही कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी। जल्दी। आ गया जी, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां, 5th बताए। पहले तो नीचे दिए गए कथनों में से क्या निकालना है, गलत। पहला स्टेटमेंट है कंटिन्यूड डिफ्लेशन इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर लगातार डिफ्लेशन, क्या यहां पर इकोनॉमी अच्छी होगी क्या, बकवास स्टेटमेंट, सही है। नेक्स्ट, उच्च आयकर से मुद्रास्फीति की दर को कम हो सकती है। अगर सरकार टैक्स रेट्स बढ़ा दे तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या नहीं। मैं कौन हूं, सरकार, सरकार की बात चल रही ना। मैं कौन हूं और आप कौन है, आरबीआई। इतनी हैसियत तुम्हारी, आरबीआई। दोस्तों आप लोग कौन है, दे बेचारी कैसा मुंह बना के बैठी, कितना बुरा लग रहा मुझे। और कौन था इस लाइन में, नहीं ये थोड़ा ना, कुछ समझ नहीं आ रहा ना बेचारे के, इनका हाल क्या हो रहा होगा। सिर्फ ऐसे ही सुनो, नहीं हो रहा तो बैग उठा के जाओ, कल आना। क्या नहीं तो क्या फायदा, टाइम बर्बाद हो रहा है।
कल भी यही होगा, राइट। 60 क्वेश्चन है, सोचो अभी तो 5 में ही चल रहा। ऐसी स्पीड से चलेंगे तब तो हो सकता है 4 दिन लग जाएं। अभी स्पीड बढ़ाएंगे, राजधानी की तरह चलेंगे। अभी थोड़ा बैलगाड़ी है, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे इसको, फिर और बढ़ाएंगे, लास्ट में एकदम रेत देंगे। कौन सही है कि नहीं? चलिए, तो बहन जी बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम पूरा सिखाएंगे तुम लोगों को। देखो तुम लोगों को ऑप्शन बताएं, बाकियों को भी ऑप्शन बताते हैं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी तीसरी चौथी बार, फिर से बता देते हैं। कुछ बच्चों को बता चुके, आपको चिंता नहीं करनी। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। अरे मुस्कुराइए थोड़ा सा, हाँ। तो ऐसे मुंह बना के बैठी बिल्कुल सामने। तो देखिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा आपको रिकॉर्डेड मिलता है। मिलता है क्या? अपने बगल वाली से पूछो, उसे मिला क्या? इसे बताओ मिलता है, राइट। तुम्हें मिला? तो देखो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो क्लासेस छूटी हैं। फिर आप लोग क्या करना, उन वीडियोस से पढ़ लेना, पढ़ लोगे। दूसरा ऑप्शन सुनो, अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना तो अभी हम सेकंड बैच, ये सेकंड बैच है, हम थर्ड बैच लॉन्च करेंगे। जो क्लासेस छूटी हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी की जितनी, तो आप लोग उस बैच में आके सामने बिल्कुल बैठ के पढ़ लेना। तो आप वहां भी आ सकते हैं, साथ में आप वीडियोस भी देख सकते हैं। सही है कि नहीं? चलिए, बुझाइल बुझाइल बूझ है, हाँ हाँ। चलो दोस्तों, खुल जा सिम। आइए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी करंट इंफॉर्मेशन भी ले ही लो। देखो ये आज का द हिंदू का आर्टिकल है। आज द हिंदू क्या कह रहा है सुनना, बातें नहीं तो फिर बुझा नहीं पाओगे। देखिए कह रहा है रिटेल इन्फ्लेशन। सबसे पहले जैसे लिखा रिटेल इन्फ्लेशन, तो बताओ कौन सा, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई? कौन सा? अबे तुम लोग सच में बहुत होशियार हो गए यार। ऐसा है क्या? है मतलब ये भी सही आंसर दे रही है, इससे उम्मीद नहीं थी मुझे। मजाक कर रहे हैं, मजाक। दोस्तों अगर रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है कौन सा, सीपीआई। सीपीआई इन्फ्लेशन मेजर कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? कौन सा मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय? यही कह रहे हैं क्या आप लोग? यही पक्का? कोई और तो नहीं? चलिए देखिए, आज का द हिंदू का आर्टिकल है, क्या कह रहा है द हिंदू सुनना। आज तारीख कितनी है? 13। तो वही हर महीने के 12, 13, 14, 15, 16 के बीच में इन्फ्लेशन के आंकड़े आ जाते हैं। ये एनएसओ रिलीज कर देता है। अगर हाँ यहीं पे डब्ल्यूपीआई होता तो इसका मापन कौन करता? डीपीआईआईटी। कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय। अगर डीपीआईटी नहीं लिखा हो तो क्या लिखा हो सकता है? आर्थिक सलाहकारी कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। कछू बुझाइल कितनों? देखो मिक्स लैंग्वेज, खमा सही। देखिए क्या कह रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस। ये देखो वर्ड, देखो पूरा इकोनॉमी का वर्ड ईजेस। इसका मतलब क्या हुआ है? कम। याद आया? इजी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया था आपको। फूड प्राइस स्टिल बाइट, मतलब कि खाद्यान्न की कीमतें अभी भी काट रही हैं। इसका मतलब अभी भी ज्यादा महंगी हैं। आइए ये देखिए, अभी अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने। ये वाला सवाल देखिए, आया था कि पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ी है। भाई साहब 5 वर्ष तो गोली मारो। पहले तो आप ये देखो, अगस्त 2020 से लेकर ये अगस्त 2023 तक इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है? ऊपर नीचे, राइट। यहां जुलाई में कहीं पर इन्फ्लेशन कितना था? देखो ये लिखा 7.44% इन जुलाई। जो अभी इन्फ्लेशन रेट यहां देखो अगस्त 2023 में कितना हो गया? 6 देखना देखना दोस्तों, ये है जुलाई का, ये वाली लाइन यहां ऊपर। तो यहां था 7.44 जब मैंने आपको पढ़ाया था। क्या इनका मेजरमेंट मंथली होता है? मासिक? मासिक मासिक होता है। पहले इसका साप्ताहिक होता था, लेकिन 2014 से उर्जित पटेल समिति के द्वारा क्या होने लगा? मासिक।
दोस्तों अब देखिए यहां से, देखो क्या लिखा है, ये देखो यहां से यहां आ रहा है ग्राफ, नीचे आ रहा है ये, तो ये इन्फ्लेशन आया कितना 6.83। तो देखो लिखा है अगस्त में जो महंगाई है निकल के देश में कितनी आई है 6.83। बट द राइज इन द फूड प्राइसेस आर रिमेन्ड एलिवेटेड, लेकिन जो खाद्यान्न की कीमतें हैं वो लगातार ऊपर ही रही हैं। एट अराउंड 10% एंड रूरल कंज्यूमर कंटिन्यू टू फेस ओवर 7% इन्फ्लेशन। कह रहा है कि जो खाद्यान्न की कीमतें हैं उनमें प्राइस कितने परसेंट बढ़ा है 10%, और जो ग्रामीण भारत है हमारा वो कितने परसेंट ग्रामीण भारत में महंगाई है 7%। द ईयर ऑन ईयर, याद आया पॉइंट टू पॉइंट मेथड, पॉइंट टू पॉइंट, इसका मतलब है ये 6.83 क्या बता रहा है अगस्त 2022 और अगस्त 2023 में इतने परसेंट अंतर है बढ़ोतरी। तो देखिए इन वेजिटेबल प्राइस कह रहा है सब्जियों की कीमतें इतनी बड़ी हैं, फलाना ढिमाका, छोड़ो क्या करना अपन को, ये सब छोड़ो, सब्जियां वब्जियां। वाइल 5.8 सब्सिक्वेंट ड्रॉप इन द वेजिटेबल, छोड़ो। अब देखो ये नहीं, बस इतना तो देख लो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिक्लाइन द अगस्त। ये देखो क्या लिखा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अ स्लाइट डिप इन द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द क्लोथिंग। कपड़ों में बात करें, जूते चप्पलों और हाउसिंग में इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, बाकी का आर्टिकल दिया था। तो अपन को बस ये मेन मुद्दा था अपना कि उस दिन अपन ने पढ़ा था तो कितना था 7.44, आज कितना है 6.83। चलिए ये वाला जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी जवाब दीजिए क्या होगा बताइए। मुझे नहीं पता, गलत आंसर निकालना है, गलत आंसर, इनकरेक्ट, बताइए इनकरेक्ट। निरंतर मुद्रास्फीति एक मजबूत अर्थव्यवस्था को संकेत देती है, निरंतर अपस्फीति, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। दूसरा देखिए, हायर इनकम टैक्स में लीड टू लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर टैक्स रेट बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन क्या होगा कम होगा, तो ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा देखो क्या है, लो इन्फ्लेशन एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, अगर इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, लोग निवेश कम करेंगे या ज़्यादा, क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अगर मान लो आपको ज़मीन, एक ज़मीन मिल रही है 2 लाख की और इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा है तो वही ज़मीन मिल रही है 2 करोड़ की, तो आप कब ज़मीन खरीदोगे। तो देखो क्या लिखा है, लो इन्फ्लेशन, मध्यम मुद्रास्फीति या कम मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करती है, सही स्टेटमेंट है। गलत ये वाला है, तो आंसर क्या हो गया बी। चलो ठोक दो अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कोई क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जल्दी। बताएं, बताइए हैं। पहला है आधार प्रभाव, आधार प्रभाव का मतलब बेस अफेक्ट है, तो हमारे सीपीआई का बेस ईयर क्या है और डब्ल्यूपीआई का 2011-12। देखिए बेस प्रभाव मुद्रास्फीति की गणना पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है, सही स्टेटमेंट है। हमें क्या निकालना है, सही निकालना है, सही स्टेटमेंट है भाई। बेस ईयर तो यही तो होता है, मैंने आपको बताया था बेस अफेक्ट, आधार प्रभाव बताया था आपको, आधार प्रभाव। नगद आरक्षित अनुपात बोले तो व्हाट, CRR में कमी, अगर CRR कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, तो इससे देश में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका मतलब सही है, तो दोनों आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट, देख कह रहा सी होगा, मैंने कहा दोनों सही हैं, तो कोई यहाँ से कह रहा सी होगा क्या,
ये भी मैं बताऊं ABC क्या होगा ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह। अब रीड क्या कर रहे हैं तुम लोग, बना के नहीं आए क्या घर से? हाँ जी, तुम्हें टाइम नहीं मिला है? कहाँ तुमने बनाई, कहाँ है? हैं? किसका है ये? लाओ दे दो फिर वापस। कह रही क्यों दे दें, दूसरे का है तो? बेटा ये तुम्हारा ही है, फिर किसका है ये बताओ? हैं? अच्छा, वो भी तुम्हारी तरह नागिन वाला नाटक देखती है क्या? तुम ही हो ना वो? देख कर ही नहीं है क्या? क्या चल रहा फिर उस नाटक में आजकल? नागिन ने डसा किसी को? डस लिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। सातवें का क्या है? गुड्स एंड सर्विस आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ WPI। क्या WPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों रखते हैं? फिर क्या रखते हैं? सेवाएं नहीं होना चाहिए, ये वर्ड गलत है। कम ऑन, यस। दूसरा, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स फॉल। जब हमें क्या निकालना है? करेक्ट स्टेटमेंट। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स, जो हमारे पास बचत किया हुआ रकम है, पैसा है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सही है कि नहीं? क्योंकि बताइए मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? क्या होती है? कोई कह रहा बढ़ जाती है, क्या जाती है? कम। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। मैंने मान लो बैंक में 5 लाख रुपए सेव कर रखे। कितने लाख? अब आ गया इन्फ्लेशन। क्या आ गया? तो उस समय मेरे 5 लाख की वैल्यू कम होगी या ज्यादा? कम होगी। फिर से पढ़ो इसे, फिर से पढ़ो। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बचत का वास्तविक मूल्य जो 5 लाख था वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कवर्स ओनली गुड्स। CPI में सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं। स्टेटमेंट गलत, गलत। आपको ये मत पूछना सही जवाब क्या है, सही आंसर बताएं क्या क्या है? हैं? अच्छा तो ठीक है। नेक्स्ट चलिए जल्दी रीड करो, आराम से रीड करो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी रीड करें, टाइम ले लें अपना जल्दी। क्या है? क्या है? मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या याद आया? चलिए मुझे एक बात बताइए, भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? शाबाश मेरे लाल। भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? आयात और मेरे प्यारे साथियों ये बताइए भुगतान संतुलन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? या तो अनुकूल या तो प्रतिकूल। बताइए अनुकूल कब होगा? जब निर्यात क्या हो और आयात क्या हो, और प्रतिकूल उल्टा, जब निर्यात क्या हो और आयात क्या हो। नाउ लुक एट हियर, मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल्दी बताना, रुक जाओ। मुद्रास्फीति के समय हमारे देश के निर्यात कम होते हैं या ज्यादा? कम होते हैं या ज्यादा? कम होते हैं ज्यादा? अरे भैया ये टीवी 40,000 की है, मुद्रास्फीति के समय 2 लाख की बिक रही है, तो लोग विदेश में कम खरीदेंगे या ज्यादा? ये तो तुम भी बोल सकती हो। तो ये 40,000 की टीवी इन्फ्लेशन में, मतलब ये तो समझ में आ गया इन्फ्लेशन का मतलब। पहले जो बच्चे बैठे पहली दिन, देख कैसा मुंह बनाए वो। क्या कह रही? लड़ने में बहुत आगे रहती हैं लड़कियां एकदम। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब क्या? जब दाम महंगे हो जाएं सस्ते? देख बोल नहीं रही है। महंगे हो जाएं या सस्ते? महंगे या सस्ते? जब महंगे हो गए भैया तो 40,000 की टीवी 4 लाख रुपए में मिल रही है। ऐसे में तुम इसे एक्सपोर्ट करोगे, निर्यात, कोई खरीदेगा? खरीदेगा। इसका मतलब निर्यात क्या हो जाएगा? कम। चूंकि हमारे देश में कुछ ऐसा है मुद्रास्फीति में,
पढ़ाया आपको? मांग क्या है और आपूर्ति क्या है? इसका मतलब इस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को आयात अधिक करना पड़ेगा। अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब क्या? इसी को बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिकूल। लिखा मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन पर नकारात्मक मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या है? सही। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक दूसरे के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबंध है। मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी क्या होगी? क्या होगी? बेरोजगारी क्या होगी? कम। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है? नकारात्मक। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। तो आंसर ये हो गया। ईमानदारी से बताइए, पूरा रिवीजन हो रहा है या नहीं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करिए। आराम से। और हाँ, ये संबंध कौन से वक्र से दिखाते हैं? फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र। शाबाश। चलिए बताइए क्या होना चाहिए? अबे आंसर बोल। 1 3 4 1 3 चल रहा। डी होता ये? डी ऐसा होता? हाँ ऐसे बोल ना। पहला, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, महंगा कच्चा माल। क्या है? सही है। इनपुट आउटपुट अभी तो बताया था। दूसरा, कोर मुद्रास्फीति, इसमें खाद्य कीमतें भी शामिल होती हैं। कोर में होती हैं क्या? खाद्य कीमतें शामिल नहीं होती हैं। किसमें होंगी? हेडलाइन में। तिरछा मुद्रास्फीति मतलब स्क्यूफ्लेशन। एग्जामिनर कहता है जब हिंदी में कुछ समझ में ना आए तो क्या देखो? इंग्लिश। ऐसा कमीशन खुद कहता है। कभी ट्रांसलेशन कुछ हो जाए कुछ ना हो। तिरछा मतलब आप स्क्यूफ्लेशन, या पेपर में ऐसे भी लिख के आ सकता है स्क्यू। केवल कुछ वस्तुओं को कवर करता है। केवल कुछ वस्तुओं को कवर करता है। सही है गलत? सही है। अंतर्निहित मुद्रास्फीति, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, वेतन में वृद्धि वेतन में वृद्धि। बस क्या सही है गलत है? सही कर लेना उसे। वेतन में वृद्धि कहें बस, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। वेतन में वृद्धि। क्या याद आया? क्या ये कुछ याद आया? क्या होता है ये? स्पाइरल इन्फ्लेशन। क्या इसी को निर्मित मुद्रास्फीति कहते हैं? कौन सा? निर्मित। क्या इसी को मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति कहते हैं? तो आंसर ढूंढ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा कहाँ गया है? नहीं मिला तुम्हें? क्यों? फ्राइडे नहीं आई थी क्या तुम? नहीं आई थी? क्या कर रही थी? घर पे आराम? घर बहुत जाते हैं यहाँ बच्चे। चलो बताइए। क्या होगा? क्या होगा? आधार प्रभाव हमेशा किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर को बढ़ाता है। पहले तो गलत स्टेटमेंट निकालना है। क्या आधार प्रभाव से हमेशा मुद्रास्फीति ज्यादा आएगी क्या? अरे पिछले महीने आई 7.44, इस महीने आई 6.83, तो क्या हर बार ज्यादा आएगी? नहीं आएगी। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो मैं भी लग रहा गलत है। पक्का? सीख गए यार तुम लोग इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति का एक निश्चित स्तर तक बढ़ना आवश्यक माना जाता है। और कौन से स्तर तक? यस यस गलत। किस किस का ए आया था? ये हैं जो मेंस लिखेंगे इस बार।
एक्सीलेंट, शाबाश। हाँ, क्या आ रहे हैं? मौज लो बेटा। विचार करें, पहले बताइए क्या विचार करें? उपरोक्त में कौन सा मुद्रास्फीति से लड़ने में प्रभावी होगा? पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मनी सप्लाई कम होगी या ज्यादा? मनी सप्लाई इसमें हमें कम करनी है ज्यादा? इसमें हमें मनी सप्लाई को क्या करना है? कम। देखो, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इफेक्टिव इन फाइटिंग इन्फ्लेशन? जब मुद्रास्फीति से लड़ेंगे तो मनी सप्लाई क्या करेंगे? कम। सही है। पहला स्टेटमेंट, आयात प्रतिबंधों में आसानी। आयात प्रतिबंधों में आसानी। आयात प्रतिबंधों में आसानी। अगर हम ईज ऑफ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब है जो हमने आयात करने में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको आसान कर दें। मतलब कह दें आने दो, आने दो। क्या कल पढ़ाया था? कौन सी नीति? प्रशासनिक नीति। उसमें हम आयात को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो स्टेटमेंट सही है ये वाला। सही है नहीं? बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी अंडर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होगा तो निर्यात को हम क्या कर देंगे? बैन। निर्यात पर प्रतिबंध लगा देंगे। सही है। कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक जारी करना, बफर स्टॉक। याद आया क्या? स्टेटमेंट इज डी। किस किस का आया? कल पढ़ने के बाद। लेकिन पहले नहीं हो रहा होगा। क्या पहले हो गया था? पहले हो गया था? पहले कॉमन सेंस है। फिर क्या? फिर तो तुम किसी को पढ़ा भी सकते। जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी जल्दी। है? हाँ बताइए। सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हेडलाइन मुद्रास्फीति सीपीआई अखिल भारतीय को संदर्भित करता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन कह लो या इन्फ्लेशन कह लो, जो सीपीआई के आधार पर है। क्या वो एक ही बात है? क्योंकि मैंने बताया था जब मैं हेडलाइन पढ़ा रहा था तो वही मुद्रास्फीति ही है। चलो हो गया। हमें क्या निकालना है? सही। सीपीआई अखिल भारतीय भोजन और पेय पदार्थों को अधिकतम महत्व देता है। कितने %? यही है क्या? यही है क्या? वाह यार वाह, होशियार हो गए तुम लोग। द बेस ईयर फॉर सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इज 2011। सही। चलिए रीड इट। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी। With respect to impact of inflation on the value of currency, which of the following is correct? मुद्रास्फीति के समय प्रभाव के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ेगी क्या? स्टेटमेंट गलत है। वैल्यू ऑफ करेंसी घटेगी क्या? यही है बस। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑनलाइन, एक बार ऑनलाइन से भी थोड़ी बात कर लें 2 मिनट। हाँ भाई, ऑनलाइन क्या चल रहा है आप लोगों का? जल्दी से बताइए। नहीं, आंसर मत बताइए। ये क्या चल रहा है ये बताइए। कुछ रिवीजन हो रहा है, सीख रहे हैं कुछ? ऑनलाइन कम ऑन सारे लोग। सर मेरी ऑनलाइन क्लास लेट से स्टार्ट हो रही है। कोई बात नहीं सर, हमसे भी एक क्वेश्चन सही। ठीक है। यस यस यस। ऑनलाइन सब लोगों का हाल क्या है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। ठीक है ठीक है, बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, शाबाश। चलिए जवाब आप लोग भी पार्टिसिपेशन करते रहिए, लगातार जवाब देते जाइए और अपनी कॉपी में टिक लगाते जाइए। आंसर की नहीं मिलेगी इसकी। फिर से बोल रहे हैं, आंसर की नहीं मिलेगी। नाउ
विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के संबंध में क्या निकालना है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट। रुक तो जाओ यार, पढ़ तो लेने दो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई परिवारों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन का माप है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। कौन कौन से इसमें मर्ज हुए? NSSO और CSO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 और इसकी 1951 और इसकी 23 मई 2019। चलो नेक्स्ट, क्या आंसर होगा इसका? दोनों होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 है, जल्दी से क्या होगा पता नहीं, मुझे देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, करेक्ट सत्य कथन सही है। पहला, रुक जाओ, पहला थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वस्तुओं वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है। बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है क्या कुछ इसमें? WPI में सबसे ज्यादा वेटेज ईंधन और बिजली का है। किसका है? किसका है? किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। कितना है? एक मिनट, वो बताइए सर। 64.23%। क्या रट लिया क्या तूने पूरा? नाइस। नेक्स्ट अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 है। क्या है? सही। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी 64.23। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जल्दी है। अभी तक 15 क्वेश्चन में किसके 15 में से 15 मार्क्स हैं? वो निराशावादी है। झूठ तो झूठ बोलेगा, मुझे विश्वास नहीं होगा तेरी बात पर। गला दिखा। अबे यार देख लो, मतलब क्या मैंने इसका नाम निराशावादी अगर रखा तो सोच के ही रखा। कह रहा एक भी सही नहीं हुआ। देख लो कितना निराशावादी है। बताइए, क्या मान गए ना तुम मेरी बात? मैंने कहा शकल देख के बता सकते सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या कब होगा, लेकिन इसका जरूर होगा एक दिन जरूर होगा इसका। है? एक भी नहीं हुआ तेरा? नहीं, इसका होगा सिलेक्शन। देखो मैंने कहा सिलेक्शन होगा, कह रहा नहीं सर वो भी नहीं होगा। हमेशा इसको ना ना ना। अबे कभी तो हाँ कर दे, वरना लुगाई किसी और के साथ भग जाएगी तेरी। क्या पता इतना दुखी है। तेरा एक भी सही नहीं है यार। है? ऐसा हो सकता? तुम बताओ कारण बता। अच्छा कारण है? नहीं, कारण बता। कारण बनाए नहीं अभी तो बनाए होंगे। हैं? कहाँ है तेरा पेपर यार? और इसमें से कितने बच्चे हैं जिनके 15 के 15 सही हैं? बिल्कुल झूठ मत बोलना, परमात्मा देख रहा है। शिक्षक के साथ कभी झूठ बोलने का नहीं। 14 बताइए। 14। आज तुम वहां कैसे बैठ गए? यहां से वहां पहुंच गए तुम। 14 13 12 2। हाँ ये कुछ पूछना चाह रहा था, वो खड़ा हुआ था। बोल कौन से नंबर? बोल नंबर। कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या? सारे सही हैं? सारे? तुमसे मुझे पूरी उम्मीद है। नाम क्या तुम्हारा है? अमित कुमार।
ठीक है बेटा अमित, तुम हमसे मिलना क्लास के बाद, ठीक है, मतलब मिलते रहना हर क्लास के बाद भी, नहीं समझे ऐसे। आई वांट, ये भविष्य का डीएसपी है, देख लो दोस्तों आपकी क्लास का, ये आज मैं बोल रहा आप लोगों को। शाबाश अमित, पढ़ाई ऐसी होती रहनी चाहिए, कभी भटकना नहीं जीवन में, सही है, जब तक डीएसपी नहीं बनो। क्या चल बैठे, तेरा कोई सवाल नहीं लूंगा मैं, तू कह रहा है एक भी सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख, थोड़ी देर में देखते हैं इसको, 20 तक कर ले फिर देखते हैं, रखना अपने मन में, सवाल मन में रखना। चलो पढ़ो 16वां, जल्दी 16वें का क्या है, हैं लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। चलो बताओ क्या इन सब में मुझे आंसर में क्या निकालना है, ऐसा कुछ भी हो रहा हो मुझे आंसर में क्या निकालना है, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, मतलब ये तो आप कह लो या तो ये हो या तो ये हो, बोलो यही, मत समझो। देखो क्वेश्चन देखते ही पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, कह रहा है इनमें से क्या मुद्रास्फीति की स्थिति में योगदान करती हैं, तो मुद्रास्फीति कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब होगी, मतलब इनमें से कोई सिचुएशन हो जाए। चलिए आइए पहला, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, धन का अधिकतम प्रचलन, इससे क्या होगा, बोलो होगी, होगी। चलो क्या निकालना है, सत्य कथन, डिमांड सप्लाई गैप, ये देखो डिमांड सप्लाई गैप दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, यस, तो ये भी है, चलो ये भी है, ये भी है। कर दरों में वृद्धि, अगर मैं आपके टैक्सेस बढ़ा दूं तो आपकी मनी सप्लाई तो कम हो जाएगी ना, इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या होगा, सही है। किस किस का सही है, ठीक है, शाबाश, सास को बता देना तुम अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को निश्चित करने का अधिकार रखता है, नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अपनाएगी, बताओ क्या करेगी आरबीआई, पहले आंसर में ये बताओ क्या करेगी, मनी सप्लाई को कम, सही है। पहला इंक्रीज इन सीआरआर, क्या सही है गलत, सही है, करेक्ट आंसर निकालना है ना। डिक्रीज इन एसएलआर, ये तो गलत भाई, इन्फ्लेशन में सब इंक्रीज, इंक्रीज इन रेपो रेट, तो आंसर इज 1 and 3। किस किसका है सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, जल्दी है, क्या है, क्या है, उस वाले मोहल्ले से देखो, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, ये कंपटीशन का मूल मंत्र है, क्या 10 किताबों को हो सकता है एक भी बार ना पढ़ें, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़ लें, कोई नहीं रोकेगा आपका प्री और मेंस, समझ रहे हैं आप लोग, इसीलिए वही प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। क्या फायदा मैं यहाँ लगा जाऊं, लगा पढ़ाता जाऊं, पीछे का आगे का सीखते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, आगे का सीखते जाओ, पीछे का भूलते जाओ। तो जब आपका ये टेस्ट ये हो जाएगा इस सैटरडे, फिर अपन फाइनेंशियल मार्केट करेंगे, तकरीबन 6-7 दिन, एक हफ्ते का पूरा चैप्टर होगा, एक हफ्ते 10 दिन लगेंगे। फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर आप जब वो पूरा सीख जाएंगे तो फिर चैप्टर 1, 2, 3 तीनों का एक साथ टेस्ट होगा, बोलो क्लियर है, सही है। फिर आप जब चौथा हो जाएगा फिर चारों का एक साथ होगा, ऐसे स्ट्रेटजी बनाएंगे। जब सेशन एंड होगा तो आपको इतनी इकोनॉमिक्स आ जाएगी कि आप किसी कोचिंग में ढूंढेंगे, लाओ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, कम ऑन यस और नॉट, बस फिर आनंद आ जाएगा। मतलब डीएसपी बनने के बाद अभी कुछ नहीं, कम ऑन सही है कि नहीं, तो मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, सही है, आ जाओ। तो नेक्स्ट बताइए, सवाल बताइए, है फिलिप्स वक्र के संदर्भ में ये क्या बताएंगे, फिलिप्स वक्र, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हैव इज इनवर्स रिलेशन, सही है। स्टैगफ्लेशन सिनेरियो आल्सो सपोर्ट्स द फिलिप्स कर्व, ये बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। स्टैगफ्लेशन क्या कहता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
है ना, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो क्या स्टैगफ्लेशन और फिलिप्स कर्व एक ही बात करते क्या? तो जस्ट उल्टा है। क्या आप समझ पाए इसको? मैं जीत गया दोस्तों आज, अगर आपने इस बात को समझ लिया। नहीं तो पहले अगर आज से 15 दिन पहले ये सवाल देते तो इसका ABCD तो छोड़ो, एक लाइन समझ में नहीं आती आपको। कम ऑन, यस और नॉट? क्या फिलिप्स कर्व ऐसे बनता है? यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। लेकिन स्टैगफ्लेशन याद करो, स्टैगफ्लेशन क्या ऐसे हो रहा है? ये क्या कह रहा है? यहाँ और यहाँ, ये स्टैगफ्लेशन। याद आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताऊं क्या इसका? कोई ये तो नहीं कह रहा सर आंसर, कोई तो नहीं सर आंसर तो बताया नहीं, आगे चले गए। राइट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, रीड करो, आराम से रीड करो। क्या आ रहा तुम्हारा है? पहले से ही बना के लाए क्या? हाँ भाई, क्या आ रहा? बी। तुझे इतनी इकोनॉमिक्स आ गई क्या? नाइस, शाबाश, अच्छी बात है। हाँ बता जल्दी। ओए चेक शर्ट वो बताएगा जो खड़ा लड़का, बता। बी। तुक्का मार रहा क्या? कह रहा हाँ, देखो मैंने कहा तुक्का मार रहा, कह रहा हाँ। हाँ भाई बताइए। डी। इस मोहल्ले से, इस वाले से, ये टोपी गर्ल, टोपी, बताओ क्या लग रहा? बी। हाँ भाई यहाँ सी, मतलब पूरा मोहल्ला है क्या एक ही साथ जा रहा? सी 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 कर रहे। हाँ भाई पीछे, जो पीछे बैठे हैं इनका सबसे ज्यादा सिलेक्शन होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। दोस्तों देखिए, अब इस फिर ये देख सबसे आगे बैठा है यहाँ पूरा। अभी देखते हैं क्या होगा, रुक जा। अभी हमारे बैक बेंचर्स बिल्कुल सही हैं दोस्तों। नाउ अब स्फीति का तात्पर्य कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार गिरावट से है, गिरावट से है, जबकि अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। पहले तो मैं इसको थोड़ा बता दूं, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में गलत है। वहां लिखा डिसइन्फ्लेशन, इसका मतलब यहां होना चाहिए विस्फीति। क्या होना चाहिए? विस्फीति। विस्फीति याद आया? क्या करते हैं, क्या करते हैं इसमें? मनी सप्लाई को कम करते हैं। किस, कौन कौन? RBI और सरकार। याद आया? चलिए दोस्तों, डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, while deflation is decrease in the rate of inflation। हमें निकालना क्या है? गलत निकालना है, राइट? तो मैं कहूंगा पहले ही गलत है यार, समझना है? समझो क्या? समझो थोड़ा, पहले पहले से विस्फीति कर दिया आपने। विस्फीति का तात्पर्य कीमतों में, कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार गिरावट है, जबकि अपस्फीति, चाहे अपस्फीति कह लो या अविस्फीति, दोनों एक ही हैं, बताया था आपको। जबकि अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। दोस्तों उल्टा कर दो इसको, अब पढ़ो आप, देखो कॉपी में लिखवाया। डिफ्लेशन में क्या होता है? पढ़ो, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, अपस्फीति, अपस्फीति वो वाला पढ़ो। का तात्पर्य कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार गिरावट से है। तो ये क्या है? अब विस्फीति बता रहा है या अपस्फीति बता रहा है? तो ये अपस्फीति बता रहा है, डिफ्लेशन। अब याद करो डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन जब मनी सप्लाई क्या किया जाए? कम, और प्राइसेस को क्या किया जाए? कम। अब पढ़ो दूसरा, जबकि यहां होना चाहिए विस्फीति, मुद्रास्फीति की दर को कम करना है या कमी है। स्टेटमेंट गलत है। नहीं समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए? देखो समझो, अगर मैं तुम्हारे कान में एक चांटा लगाऊं तो एक तो हो गया चांटा लगाना,
और एक हो गया फिर कान का दर्द होना। अरे बोलो यस। तो जो चांटा लगाना ये क्या है, जब प्राइस धीरे धीरे क्या हो, कम हो, धीरे धीरे क्या हो, कम हो। और जब कम किया जाए तो क्या होता है, जब चांटा मार दिया जाए तो मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। और जब दर्द हो तो धीरे धीरे प्राइस क्या होगा, कम। तो क्या मेरी बात नहीं समझ पाए तुम लोग? एक है होना और एक है करना। अरे नहीं समझे क्या? तो जल्दी बताओ, होना और करना, इनमें से कौन सा होना है? कौन सा होना है? वो इन्फ्लेशन। कौन सा होना है? लो, अपस्फीति या विस्फीति, कौन सा होना है? ये होना है और ये करना है। अब फिर से पढ़ो। विस्फीति का तात्पर्य कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार गिरावट से है। क्या सही है क्या? अगर हम कहते हैं विस्फीति, मुद्रास्फीति की दर की कमी है, सही है। लेकिन अगर कहते अपस्फीति, अब पढ़ो, अपस्फीति अविस्फीति, सामान्य कीमत स्तर में लगातार गिरावट से है, अब सही है। इंटरचेंज कर दी भाषा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये पढ़ो, दूसरा पढ़ो, मुद्रास्फीति से पैसे का मूल घट जाता है। ये तो बिल्कुल ही सही है यार। परचेजिंग पावर क्या होती है, कम। सही है। नहीं समझ पाए? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नहीं समझे तो जल्दी। हाँ भाई, समझे या नहीं? समझे या नहीं? है? चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम समझी गए होगे ए, लेकिन ये तीन जो बाकी के हैं वो तो मैं समझा दूं, नहीं समझाऊं क्या? है? चलो आइए, ध्यान सुनिए। कुछ नई चीज, कुछ तो नई चीज भी सीख के जाना है ना आज। एक है दोस्तों ये लेफर कर्व। एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर लेफर। आर्थर लेफर। तो लेफर साहब ने ये एक कर्व बनाया जिसे बोला लेफर वक्र। क्या बोला मेरे साथियों? चलिए, फिलिप्स वक्र किन किन चीजों के बीच संबंध दिखाता है? जो आज पहली बार आए उन्हें यह समझ में आएगा, सुनना। फिलिप्स वक्र किस किस के बीच संबंध दिखाता है? यहां पर अब लेफर कर्व को सुनो। लेफर कर्व टैक्स रेट्स, कर दरें एवं कर राजस्व, टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज के बीच संबंध दिखाता है। सबसे पहले ये पॉइंट, एक आर्थर लेफर एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दोस्तों एक रिलेशनशिप दी और उन्होंने टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यूज के बीच संबंध बताया कि सरकार जो देश में कर की दरें लगाती है उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो ये लेफर कर्व का शेप है। ऐसे लेफर कर्व बना। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना है, सब लिखवाएंगे, पहले चुपचाप सुनो। इन्होंने कहा जैसे टैक्स रेट 0%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। दोस्तों ये दिखा रहे हैं यहाँ पे टैक्स की रेट्स 10%, 20%, 30%। यहाँ दिखा रहे हैं टैक्स रेवेन्यू 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ सरकार का है ना, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये ऐसे बढ़ रहा है रेवेन्यू। सही है। आर्थर लेफर साहब ने कहा कि अगर सरकार शुरुआत में जैसे टैक्स रेट बढ़ाएगी वैसी कर का जो राजस्व है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। लुक एट हियर, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
लेकिन एक सीमा के बाद, ऐसा जरूरी नहीं है 20-30 के बीच में, तो मैंने बनाया है ऐसे ही, एक सीमा के बाद यहां पर क्या होगा। जैसे अगर मान लो मैं सरकार हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, मैं सरकार हूं, आप पब्लिक, मैंने आपसे पहले 10% टैक्स लेता था तो मेरा राजस्व इतना था, 20% टैक्स हुआ, मेरा राजस्व बढ़ेगा या नहीं, ज्यादा पैसा आएगा, 30% होगा और बढ़ेगा, 40 होगा और बढ़ेगा। लेकिन यार अगर मैं लगातार इस लालच में टैक्स रेट बढ़ाए जाऊं जिससे राजस्व बढ़ेगा, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं, तुम लोग कहोगे वे सरकार अब नहीं दे रहे टैक्स, अब नहीं दे रहे भैया हम, अरे बोलो ऐसे, तुमने तो खेल समझ लिया, तुम तो लगातार बढ़ाते जा रहे, अरे बोलो यस और नॉट। तो अगर मान लो एक लेवल के बाद टैक्स रेट बढ़ता जाए तो राजस्व क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसे बोला क्या, सो दिस इज कॉल्ड लेफर कर। क्या बात समझ गए, श्योर समझ गए, दैट्स इट। नाउ एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था साइमन कूजनेट। क्या नाम था, तो साइमन कूजनेट साहब ने एक रिलेशन बनाया और इन्होंने एक्चुअली दो अलग अलग ग्राफ बनाए अलग अलग समय पर। एक होता है जिसे बोलते हैं, एक ऐसे समझो पहले, एक इन्वायरमेंटल कूजनेट कर्व आया, वातावरण कूजनेट वक्र। एक कूजनेट कर्व आया, एक कूजनेट कर्व और आया जिसे बोला कि सिंपल अपन कूजनेट कर्व कह लेते हैं इसे, कूजनेट कर्व। पहले ये वाला देखो, ओ एक्स और ओ वाई, सही है। यहां पर इन्होंने दिखाया प्रति व्यक्ति आय, और यहां पर इन्होंने ओ वाई एक्सिस में दिखाया प्रति व्यक्ति आय, और यहां पर दिखाया आय असमानता, आय असमानता, आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। दोस्तों जो कूजनेट कर्व है वो भी ऐसे ही बना। इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा जब देश में प्रति व्यक्ति आय जैसे बढ़ेगी, समझना, अगर देश में प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी। जब देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश में आय की असमानता भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, सही है। लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद यदि, अब मुझे दिमाग लगाओ, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की, एक है अविकसित अर्थव्यवस्था, एक है विकासशील अर्थव्यवस्था, एक है विकसित अर्थव्यवस्था। पढ़ाया था आपको वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी, लो इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्री। याद आया क्या दोस्तों? अगर मान लो कोई भी इकोनॉमी अविकसित है, फिर विकासशील है, फिर विकसित है, तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी इकोनॉमी की कैसे कब बढ़ेगी? तो यहां पर वो क्या है, अविकसित है, यहां क्या हो रही है, विकासशील, और फिर और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ये तो समझते हैं, एक बंदे की इनकम। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक बंदे की इनकम। तो अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो मुझे सारे लोग बताइए देश डेवलप्ड होगा या नहीं? तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे, समझना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इन्होंने कहा जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, वैसी वैसी आय का असमानता, जो आय में क्या है, एवरीवन, जो आय में असमानता है, क्या है, असमानता, वो क्या होती जाएगी, कम। बोलो क्लियर?
और जैसे 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 प्रति व्यक्ति आय और ज्यादा हो जाएगी तो आय असमानता या असमान प्रति व्यक्ति आय शुरुआत में नंबर 1 फेज, पहले ऐसे नहीं, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो असमानता भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। तो असमानता भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। फिर जब प्रति व्यक्ति आय एक लेवल पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पे हम कह देते हैं अविकसित इकोनॉमी। यहाँ पे क्या है, वो अविकसित है, और यहाँ पे क्या है, विकासशील। एवरीवन क्या है, विकासशील। और यहाँ पर क्या है, विकसित। अब जरा देखना, जितने भी विकसित देश होते हैं इनमें आय का वितरण मैंने पढ़ाया था, बताइए समान होता है या असमान, समान या असमान, समान या असमान। अब और विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, तो देखो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, आय की असमानता फिर से कम। तो ये हो गया हमारा कूजनेट कर्व, प्रति व्यक्ति आय और आय असमानता। क्या समझ गए, नहीं समझे क्या? एक इन्होंने वातावरण एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व दिया। इन्होंने क्या कहा देखना, इन्होंने एक और कर्व बनाया। यहाँ OX एक्सिस में फिर से प्रति व्यक्ति आय कहा, क्या दिखाया, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन यहां पर दिखाया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वातावरणीय क्षरण। क्या बताया इन्होंने, वातावरण क्षरण। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, वातावरण क्षरण, एनवायरमेंटल पर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव इंपैक्ट। तो जरा समझना, इन्होंने कहा कि मान लो किसी भी देश की इकोनॉमी, पढ़ाता मैं बहुत बढ़िया हूं ना, नहीं क्या नहीं लग रहा तुम लोग को, है बढ़िया सही बढ़िया, क्या नहीं लगता तुम लोग को? अरे ये बहुत कठिन चीजें हैं, तो मैं ऐसे किताब में पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आना, लेकिन अब तुम किसी को पढ़ा भी सकते। बोलो यस। आओ देखो इन्होंने क्या कहा, देखना, सोच रहे होगे कितना डैश है, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा, राइट। जब तक व्हेन यू डोंट लव योरसेल्फ द पीपल वोंट लव यू, कम ऑन यस और नॉट। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, जब तक लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, याद रखिए। जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप डीएसपी बनने वाले, जब तक आपको बीपीएससी डीएसपी नहीं बनाएगी। और आपको कब लगेगा कि आप बनने वाले हो, जब आप पढ़ोगे। मुद्दा ये था बताने का, कम ऑन यस। चलिए दोस्तों ध्यान सुनिए, ये देखिए जैसे जैसे कहता है देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। अब मुझे बताइए देश यहां पर क्या है, क्या है, और दोस्तों यहां क्या है, एवरीवन क्या है, और मुझे बताइए यहां पर क्या है, यहां क्या है। तो मुझे अपने आप बताइए, दिमाग लगाकर अपने आप बताइए कि अविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है और विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। अब जब देश अविकसित से विकासशील की ओर बढ़ रहा है तो देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने लगेगी, लेकिन देश अपने उपलब्ध संसाधनों का हार्नेस, उपलब्ध संसाधनों का दोहन क्या करेगा, उपलब्ध संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन क्या करेगा। नहीं समझ पे आए? अरे बोलो यस। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, दिमाग लगाओ भैया, प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी, जब देश की जीडीपी बढ़ेगी। बोलो यस। जब देश की जीडीपी बढ़ेगी, और भैया जीडीपी कब बढ़ेगी, जब देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अरे भैया पहले हमारे देश में जब विकसित भारत था तो हमारे देश में कोयले से ट्रेन चलती थी। अरे बोलो यस। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम, कोयले से ट्रेन चल रही है, तो बताइए वातावरण दूषित हो रहा होगा या नहीं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा। अरे बोलो यस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई साहब, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। अब हमने क्या किया, लाइट से ट्रेन चलने लगी, तो हम विकासशील में आ रखे हैं।
अरे बोलो यस। और आज जब प्रति व्यक्ति आय यूएस जैसे देशों में बहुत ज्यादा है, या जब भारत में बहुत ज्यादा होगी, तो आज हम लोग बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में पढ़ोगे, किसकी बात कर रहे हैं? क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं। आजकल हम लोग ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बातें कर रहे हैं। आजकल हम लोग क्या है, आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अरे बोलो यस और नॉट, गाड़ियां भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली आ रही हैं। क्या मेरी बात से आप कनेक्ट हो पाए? जैसे जैसे देश विकसित होगा, विकसित होने की ओर बढ़ेगा, तो शुरू में वातावरण बहुत दूषित होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी मिशनरीज एडवांस होंगी, फिर अपन उनका एक्सप्लॉयटेशन को कम करेंगे, फिर हम स्विच कर लेंगे। दोस्तों आज का ही मैं द हिंदू पढ़ रहा था, उसमें आया, पढ़ूं क्या पहली लाइन? आज के द हिंदू में मिल जाए मुझे तो मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। आज के द हिंदू का सबसे पहला आर्टिकल, पहले पेज पर सबसे पहला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सामने लगाऊं, लेकिन सबसे पहला, नहीं 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 ये नहीं है, यहां पहले पेज पे तो नहीं है, लेकिन अंदर कहीं था। अंदर कहीं तो था, नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट था। नितिन गडकरी कौन है? कौन से मंत्री? हाँ ये था। मतलब मैं सबसे पहले, बहुत वैसी आदत है, मैं सबसे पहले कुछ नहीं करता, या तो पहला पन्ना पढ़ता अखबार का रोज, फिर मैं अपने इकोनॉमी वाले पेज पे सीधा जंप मार जाता। स्टेट विस्टेट ये सब तो मैं किसी दिन अखबार पढ़ना सिखाएंगे, कम ऑन यस और नॉट। तो फिर सीधा मैं अपने इकोनॉमी के पन्ने पर गया। ये देखो क्या लिखा है, बिजनेस, अरे दिख तो रहा होगा ऐसे, बिजनेस, पीछे नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा आगे दिख रहा हो, क्या लिखा? बिजनेस। ऊपर क्या लिखा? द हिंदू। इसका पहला आर्टिकल था, पढ़ो क्या लिखा आज, क्या कहा नितिन गडकरी साहब। ये देखिए नितिन गडकरी साहब ने, ऑनलाइन भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा नितिन गडकरी जी, तो क्या कहा बिजनेस, इस अखबार में क्या आया? से बाय टू डीजल, से बाय टू डीजल, गडकरी वॉन्स ऑटो फार्म्स ऑफ हायर टैक्सेस। तो दोस्तों इससे प्रेडिक्शन लग सकता है कि आने वाले 5 साल के अंदर ही आपको सड़कों पर जो डीजल वाली गाड़ियां दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी? बंद। कम ऑन यस और नॉट। इसके अंदर टाइम नहीं है तो पढ़ के सिखाते आप लोगों को, कुछ सुनाते। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व। एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व समझ में आया? क्या कह रहा है? जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारा देश कहाँ पहुंच जाएगा? विकसित में। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा? कम। क्या मेरी बात समझ गए? चलो देखना, तुम लोगों को यहां भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, अगर देखे तो। KUZNET कूजनेट, CURVE, ये लो कूजनेट कर्व, लुक एट हियर। लो जी देखो ये क्या कह रहे हैं, कूजनेट कर्व पढ़ो जरा इसे, क्या कह रहा है ये? इतना ही हो सकता है, हाँ हो रहा है। लो जी पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा है, समझना ना। ये देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है पहला वाला कूजनेट कर्व जो हमने वहां बनाया, ये प्रति व्यक्ति आय और असमानता। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब, लुक एट हियर, सारे लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, OX एक्सिस पर यहाँ क्या दिखा रहे हैं? असमानता। कह रहा है जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये होगी। कम ऑन यस और नॉट। एक और कूजनेट कर्व मिला हमें, जैसे हमने कहा दूसरे कूजनेट कर्व को, एक और कूजनेट कर्व मिला जैसे हमने क्या कहा? एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व। ये देखो ये क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है यहाँ देखो प्रति व्यक्ति आय दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये मुझे दिख रहा है, तुम लोगों को बता देता हूँ, लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। समझना, जैसे हम यहाँ प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं, प्री इंडस्ट्रियल, जब हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब हम अविकसित थे,
फिर हम धीरे धीरे क्या आए, इंडस्ट्रियल, अब पोस्ट इंडस्ट्रियल चल रहा है, आजकल इंटरनेट एरा है। अरे बोलो यस। तो दोस्तों ये है अंडर हो गया था ना। उसके बाद लिखो लेफर कर्व, लेफर कर्व छापो, लेफर कर्व छापो। यहां से कोई कुछ पूछ रहा था, हाँ बोलो, जल्दी छापो लेफर कर्व। क्या बहुत अच्छा है ना, तो वो तो हो गई, तुम दिमाग लो, वही तो मैंने कहा। कहाँ कहाँ आई, मैंने कहा था मेरे लाल पीले हरे गुलाबी, मैंने कहा था जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, वैसे वैसे इन्वायरमेंटल क्षरण, वातावरणीय क्षरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होगा, कम होगा ना। है भूटान में, पहले तुमने स्विट्जरलैंड की बात करी, वो समझ गए। भूटान में तुमने कहा प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम, और तुमने कहा वातावरण क्षरण भी क्या है, ज्यादा। अब वातावरण क्षरण भी क्या है, कम, मतलब ऐसे बढ़ने की उस पे। तो पहला फेज देखो जो बताया था, इसके बाद पहला फेज जब प्रति व्यक्ति आय बहुत कम, तो वातावरण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ता रहेगा। तो जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी एवरीवन, तब भी वातावरण क्षरण क्या होगा, बढ़ने की ओर होगा। अरे बोलो यस। और जब जब बहुत ज्यादा हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय, तब भी वो वहीं पहुंच जाएगा। नहीं समझ पाए क्या, नहीं समझे, उसे देख के समझना, थोड़ा आने दो जब। समझ में आ रहा तुम लोगों को, थोड़ा थोड़ा है, पूरा बहुत मेहनत लगती है यार। ओए खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, बस खुश रहिए, जल्दी बनाइए जल्दी, बस 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 जल्दी जल्दी। बोलो तुम क्या कह रहे थे। कहीं नहीं आएगा, जैसा वैसी बनाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा पीएचडी मत करो, बेटर हो जैसा है वैसे, 20 30 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर रहा, ऐसी बना ले बस। राजस्व बढ़ेगा, कर दर बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा एक लिमिट तक, लेकिन फिर बहुत लिमिट के बाद जब कर दर बढ़ जाएगा तो राजस्व अपने आप क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि लोग कर चोरी करने लगेंगे। नहीं समझ पाए क्या वहां, अगर 20 30 40 से ऊपर निकल जाएगा, तुम लोग टैक्स दोगे क्या गवर्नमेंट को। अबे तुम कहोगे पूरी इनकम तो टैक्स में जा रही, तो फिर क्या हो जाएगा, राजस्व कम। इतना दिमाग लगाना, इससे ज्यादा नहीं, पाप पड़ेगा वरना। नहीं समझ पाए हमारी बात, क्या बनना है, रिपोर्टर ना कि डॉक्टर। कभी ये ज्ञान दिए तुम लोगों को, क्या बनना है, रिपोर्टर ना कि डॉक्टर। अरे बोलो यस। पेपर में आएगा लेफर वक्र किसके बीच में संबंध बताता है, कर दर और कर राजस्व। कमान, बस हो गया काम। प्रारंभिक अवस्था में लेफर कर्व के में कर दर और कर राजस्व के बीच कैसा संबंध है, कर दर बढ़ेगा, कर राजस्व भी बढ़ेगा। और अंतिम अवस्था में लेफर वक्र क्या बताता है कि कर दर बढ़ेगा तो राजस्व कम होगा। बस इतना रिपोर्टिंग, बस सही है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, पाप पड़ेगा। जैसे एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। क्या होता, पढ़ाया था पहली दूसरी क्लास में। तो अगर तुम लोग नेट के स्टूडेंट होते, यूजीसी नेट या यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो अपन कम से कम 1.5 2 क्लास लेते लेफर कर्व की, पूरी एक क्लास लेते कम से कम 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। वो ऑप्शनल है, वहां तुम विषय पढ़ते, कम ऑन यस। लेकिन यहां तुम पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र नहीं, अर्थ की व्यवस्था, क्योंकि तुम बनोगे एसपी डीएसपी बाद में, तो बनाओगे व्यवस्था। इसलिए तुम्हारे पेपर का सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, समझो। अगर तभी कोई बच्चे होते, कई बार देख रहे, हो गया क्या, नेक्स्ट स्लाइड लगा दो भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करना प्लीज। 26वीं या 26वीं, 26वीं, थैंक यू सो मच, जल्दी छापो। हो गए,
बाकी के 30 कल करेंगे। चले, ओ माय गॉड, कितना बज गया टाइम बताओ? 4 बज गया। क्लास का टाइम तो हो गया खत्म। लेकिन 20 हो चाहे 30 हो, उससे क्या मतलब, ज्ञान मिला या नहीं मिला पूरा? कमान, सही है कि नहीं? बाकी के कल करेंगे, समय मिला तो परसों भी करेंगे, लेकिन कल चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। समझना मेरी बात, क्या कहा मैंने? कौन सा चैप्टर है कल? वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। सही है, मतलब आधी क्लास में क्वेश्चन और आधी क्लास में चैप्टर। सही है। 19वां डिसन, कौन सा पॉइंट? नहीं, 1 नंबर अब दोबारा नहीं बताएंगे, एक बार बता दिया, हिंदी में ही बता दिया। देखो अच्छी तरह बता दिया, उल्टा कर दो उसका, अपने आप दिमाग लगाओ। क्या कंफ्यूजन क्या आ रही है ये बताओ? हिंदी में देख कर इंग्लिश में। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता? नहीं नहीं छोड़ो, डिसइन्फ्लेशन क्या होता? जब प्राइसेस को कम किया जाए। और डिफ्लेशन क्या होता? जब प्राइसेस कम हो रहे हों। अब पढ़ो जरा, पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ नहीं, इसलिए विस्फीति कर दो ना उसे सबसे पहले। उल्टा हो गया, वही तो हम बताए इतनी देर से। अब क्यों जान ले रहे हैं हमारी? छोटी सी जान है बेचारी, तुम लोग इतने बाल लोगे, फिर हम लुगाई को क्या देंगे? हैं, इले छोड़ दो थोड़ा। कौन, यस और नॉट? कह रहा एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है यार, इतने बार समझाया था। विस्फीति कर दे, उल्टा उल्टा कर रहा। देख फिर तू वही करने लगा, मार कान में खींच के। तूने अविस्फीति को अभी भी विस्फीति नहीं किया। मैंने इतनी बार कहा उसे विस्फीति कर, पहले लिख वहां विस्फीति। देख मैंने लिखा था या नहीं? मैं पहुंचना नहीं चाह रहा, लिखा था मैंने या नहीं? लिख उसे, अभी भी नहीं लिखा। देख बेशरम, ऐसा रंग उसे, ऐसा अपने पेपर को ऐसा रंग, देख ऐसा पढ़ ऐसे। वो इतना साफ सुथरा पेपर रखे है कि एक भी उसने टिक भी नहीं लगाए। चलो टिक नहीं लगाए तो मुझे लगता है ये ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है कि कभी दोबारा भी इसको करेंगे तो फिर आंसर पता नहीं होना चाहिए, है? हाँ, तो उसे विस्फीति कर दे, क्वेश्चन तो सही कर ले यार, इतना भी मत कर अपने आप से खेल। हाँ देखा, नहीं हुआ अभी भी विस्फीति लग। अब नहीं आता। क्या इंग्लिश में, हिंदी में? अरे जानबूझ के किए, देख रहे, कह रहे सर आप जानबूझ के सेंटेंस घुमाए थे, गलती से हो गया। अबे क्वेश्चन बनाया मैंने ऐसा मेहनत से। क्या नहीं आ रहा? सब में बस, इससे ज्यादा नहीं। रुको, पहले मुझे ये बताओ, ये सबको समझ में आया? शुरुआत में कर दर बढ़ेगी तो राजस्व बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा कर दर बढ़ जाएगी तो राजस्व घटेगा। इतना सा है, सही है? मतलब देखो, अल्पकालीन लिख लो, वहीं जगह हो तो, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म में, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म में बताइए टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू का कैसा संबंध है? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का कैसा संबंध है? नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन लॉन्ग रन में, ये देखो लॉन्ग रन, दीर्घकालीन, समझो आप लोग, दीर्घकालीन। यहां देखो लॉन्ग रन में क्या है? टैक्स रेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम, तो नेगेटिव संबंध है। अगर आएगा तो कभी आएगा। अल्पकालीन, शुरुआत में टैक्स रेट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, कैसा संबंध है? पॉजिटिव। और लेकिन दीर्घकालीन समय में कैसा संबंध है? नेगेटिव। इज इट ऑल ओके? ऑनलाइन हो गया ये सबका? चलो यहां देखो, ये तो समझ में आ ही गया, ये क्या बताना, हो गया? चलो 21वें सवाल से कल करेंगे। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।